जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। और आज आ चुके हैं हम अपनी एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ। और तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है। 16 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। तैयारी करते रहिए अच्छे से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज हमने अभी यूनिट एंड डायमेंशन ख़त्म कर दिया। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो ज़रूर कमेंट में करिए, उस पर हम अलग वीडियो बना देंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड। या आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि आप सर इसको और ये बताते हैं और हमें ये डीप में बताते हैं, तो मैं आपको डीप में बता दूंगा। आज शुरू करने वाले हम वेक्टर बोल लो या फिर बोल लो मोशन इन अ प्लेन। इसमें मैं वेक्टर स्केलर आज आपको पढ़ाऊंगा। वेक्टर स्केलर आपके क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी और क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों चीज़ें मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, तो आप आके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारी टीम भी होगी, जिसमें मैं सर और संजय सर दोनों टीचर हैं साथ में। उसकी तैयारी वो इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी आपकी अच्छे से करा देंगे। और फिजिक्स के लिए मैं आऊँगी। और इतना लोड मत लीजिए, क्योंकि आप बस प्रैक्टिस करिए, मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए अभी से आप, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या गलतियाँ की हैं। और जो सितंबर वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा वेट करें, उनको पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें अपना, उसके बाद वो अपनी तैयारी को और अच्छे से करें और मॉक वगैरह दें, प्रैक्टिस वगैरह करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बस मोटिवेशन आपका कम नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन एकदम हाई होना चाहिए। क्योंकि अब जब तैयारी करोगे आपको मज़ा तभी आएगा। मान लीजिए आप तैयारी तो कर रहे हैं बट मन से नहीं कर रहे, आप ज़बरदस्ती आप कह रहे हैं कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है। देखिए, मैं आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ूँगा आज, तो ये गलत है यार। 8 घंटे आप पढ़ लेंगे तो आप 8 घंटे में कुछ नहीं बनेगा। आपको जब यही नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या, तो आप 8 घंटे बैठ के कर क्या लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लिमिटेड पढ़िए बट अच्छा पढ़िए। जैसे कि आपने सोच लिया कि यार मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज ये पढ़ना है। अब इसके लिए मुझे चाहे 8 घंटे लगे, चाहे मैं 5 घंटे पढ़ के देख लूँ, और चाहे मैं इसमें 12 घंटे भी लगा दूँ, तो वो दिक्कत नहीं। बस क्लियर होना चाहिए आपको, जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आप 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ो। आप हर 45 मिनट में 1 घंटे में 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट अपना रेस्ट करो। रेस्ट इन द सेंस कि आप मतलब उस जो पढ़ रहे हो ना उसको छोड़ के सराउंडिंग से या फिर कुछ मतलब थोड़ा फ़ोन ही देख लीजिए 15 मिनट बस। हाँ, 15 मिनट का 15 मिनट होना चाहिए, 16 मिनट नहीं होना चाहिए। तो वही आपने पढ़ा, उसके बाद आपने तुरंत दूसरे घंटे के लिए, जो ये पहले घंटे था, जो पहले घंटे का टाइम था उसमें 45 मिनट आपने पढ़ा और 15 मिनट आपने रेस्ट दिया। फिर आपने 45 मिनट पढ़ा और 15 मिनट रेस्ट दिया। फिर आपने 40 मिनट पढ़ा, 20 मिनट रेस्ट दिया। मतलब आपको ना कंटिन्यूसली ये नहीं कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं आप तो 2 घंटे पढ़ते ही रहें, तो उसमें ना चीज़ें स्किप हो जाती हैं। आप अच्छा एक बात बताइए, आप किसी भी कंटेनर पे आप पानी डालना है, आपने पानी डाला और आप लगातार पानी डालते ही जा रहे हैं, तो बाहर निकलने लगेगा ना कंटेनर से। जैसे कंटेनर में पानी डालते तो बाहर निकलने लगेगा। वो नहीं करना है ना। हमें क्या करना है, हमें पहले एक बार पानी डालना है, उसको पलट के किसी और बर्तन में डालना है, फिर इसमें डालना है। तो आपका माइंड भी बिल्कुल सेम। आपको नई चीज़ें याद करने के लिए पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं, उन्हें अच्छे से याद रखना चाहिए। अब आपने अल्फ़ाबेट्स तो पढ़ी हैं A to Z, ये आप कभी नहीं भूलिएगा। ये आपको एज इट इज़ याद है, ABCDEFG, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हिंदी वर्णमाला की, तो आ से ज्ञ तक शायद ही बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। आ से ज्ञ तक ज़्यादातर बच्चों को आ से ज्ञ तक पता नहीं होगा, क्योंकि हम इसका रिवीजन नहीं करते हैं। हाँ, ये इसका रिवीजन ज़रूर होता है बट हम इसका करते ही नहीं। दिक्कत क्या होती है ना, कई बच्चों को, भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि 60-70% बच्चों को नहीं पता होगा। आ से ज्ञ तक नहीं आता होगा, पूरी हिंदी वर्णमाला नहीं आती होगी। और ABCD A to Z मेरे हिसाब से 100% लोगों को आता होगा, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं एकेडमिक्स वगैरह, तो उनको ये पता होगा। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम ये चीज़ को इतना ध्यान नहीं देते और इस पर इतना पढ़ते वगैरह कंसंट्रेशन वगैरह नहीं करते। लेकिन ये तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो ऐसा समझा जाता है कि हमें पढ़ना ही नहीं आता। लेकिन अगर ये नहीं आता तो चलेगा, ऐसा नहीं है भाई। आज से ज्ञ तक किसी को नहीं पता होगा, बस पता होना चाहिए। A to Z अगर पता है आपको तो आज से ज्ञ तक भी पता होना चाहिए। चलिए आज वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे थे, तो कुछ बताते हैं हम आपको वेक्टर अलजेब्रा में।
कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, कई बुक्स में आपको चैप्टर हमारा वेक्टर, वेक्टर सदिश, 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 वेक्टर मतलब सदिश। देखिए बात को समझिएगा, वेक्टर क्या होता है, जैसे जिसकी डायमेंशन, वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, भी आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए समझिए बात को। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है और वो फिजिक्स लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो करते हैं, वो हमारे वेक्टर होते हैं। सेम स्केलर में हमारे क्या लिखा होता है, स्केलर में ज़्यादातर बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती बस मैग्नीट्यूड होता है। अगर ऐसा है तो फिर करंट क्या है, क्योंकि भाई इसके पास ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। क्यों, अगर आपने मान लीजिए कोई सर्किट बनाया, ठीक है, उसमें आपने करंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से छोड़ा, तो इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी इतना वोल्ट करंट छोड़ा, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है आपके पास, बट तब भी ये स्केलर क्यों है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है, लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या, इसको पूरा खोल के दिखाएंगे, बट अभी आप सीधे समझिए कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। अब आप समझिए इस चीज़ को, समझ गए? तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है, ऐसा नहीं बोल सकते। जो लॉज ऑफ वेक्टर होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो डेफिनेशन लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं वेक्टर की। फिजिकल क्वांटिटीज having magnitude and direction physical quantities having magnitude and direction and obeys the vector law, obeys the vector law। अब इसमें हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड, समझ गया वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो और वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करें। वेक्टर आप समझ गए होंगे, वेक्टर को जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा और जो वेक्टर लॉ को भी ओबे करेगा तो वो कहलाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है वो देखिए एक बार, स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख लीजिए। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, अभी तक जितना हम पढ़ते हैं किताबों में तो उनमें क्या कहता है, द फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, इतना पढ़ के आए हम लोग। लेकिन अगर ऐसा है तो मैंने आपको बताया कि जो करंट है इसके पास तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, लेकिन तब भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए अभी तक जितना हम पढ़ के आए ना वो कंपटीशन से बिल्कुल अलग है, कंपटीशन एग्जाम से।
तो जो इसमें होती है डेफिनेशन जो प्रॉपर होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिखिए। फिजिकल क्वांटिटी having magnitude and direction but do not obey the law vector law. Physical quantity having magnitude and direction but do not obey the vector law. ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिखिए मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और करंट। और वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो और जो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करे, वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है बट वो जो है लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे नहीं करती हैं, तो वो कहलाती हैं हमारी स्केलर। इसमें एग्जांपल में दे देते हैं मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, करंट। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, करंट। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी पे बताता हूँ मैं। क्वेश्चन देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बन जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट which of the following is not the vector quantity? निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन दे देगा आपको, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, करंट। ये चार ऑप्शन दे देगा आपको, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और करंट। और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर आप ये पढ़ के गए कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वही हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करें सर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर ये भी पढ़ा है कि जो लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे नहीं करता है, जो लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे नहीं करता वो स्केलर होता है, वो वेक्टर नहीं होता है। देखिए फोर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होती है, उसमें ये लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता है। वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, करंट अगर आपने पढ़ा है तो आप करंट को ध्यान देंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करंट क्या होता है? करंट ही होता है जो लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो आप समझ गए होंगे, सीधी सी बात। नहीं समझ में आया तो अभी एक चीज़ बताऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे कहीं पे भी दो लोगों में लड़ाई होती है, जैसे मेरी आपकी लड़ाई हुई, अब मैंने बोला, अब मैंने आपसे फाइट की, तो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको 5 न्यूटन के फोर्स लगा के घुसा मारा, आपने क्या करा, मुझे 10 न्यूटन का घुमा के मार दिया। तो इसमें डायरेक्शन भी है, अब मैंने 5 किलो का घूसा घुमा के मारा 5 न्यूटन का, तो मैग्नीट्यूड भी है। किसके मारा? आपके मारा, सीधा मारा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? तो करंट ही एकमात्र क्या ऐसी चीज़ है जिसके करंट क्या है? करंट स्केलर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, ये सही है। ना कि
जो कहते हैं कि जिनके पास मैग्नीट्यूड, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वो लोग यहाँ पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि करंट ऐसा एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का, जो बुक में भी दिया होता है एग्जांपल में करंट लिखा होता है, इलेक्ट्रिक करंट लिखा होता है बुक में ना, करंट लिखा होता है, बट वो उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, ये चीज़ नहीं लिखी होती है। तो ये आपको कब पढ़ने को मिलती है, आप जब थोड़ा अच्छे लेवल पर पढ़ोगे और कंपटीशन में पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा। और 11th की बुक आप कोई सी भी उठा के देखिए, 11th से स्टार्ट होता है मोशन इन अ प्लेन, उसमें आप पढ़िएगा तो आपको सीधे सीधे डेफिनेशन यही दी गई है कि द क्वांटिटी इज हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। बल्कि ऐसा नहीं होता, और उसमें भी एग्जाम्पल में दिया होता करंट, तो ऐसा नहीं होता है। जो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन था कुछ ऐसा। अब चलते हैं आगे, देखिए कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं और क्या क्या होता है, ये बताऊंगा मैं आपको। पहले एक चीज़ लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। एक चार्ट बना लीजिए स्केलर और वेक्टर का, स्केलर और वेक्टर। चलिए स्केलर और वेक्टर दोनों क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट it does not obeys the laws vector law, it does not obeys vector law। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि it obeys vector law, it obeys vector law और it does not obeys vector law। It does not obeys vector law, it obeys vector law। Second point, it changes with the change in magnitude, change in magnitude। अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तो स्केलर क्वांटिटी चेंज होगी। इसमें क्या है, it does not change with change in magnitude, with change in magnitude। तीसरा एग्जांपल लिख दीजिए, मास, वॉल्यूम, करंट। इसमें लिख दीजिए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। समझ गए होंगे आप स्केलर और वेक्टर को सीधा सीधा, क्या स्केलर होती है क्या वेक्टर होती है। मैंने आपको बताया कि मैंने आपके जैसे पंच मारा, अब आपको डायरेक्शन नहीं पता, मैं कहीं भी पंच मार सकता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको सीधा पंच मारा तो मैं आपको कहीं भी मान जो डायरेक्शन नहीं है। अब मैंने बोला कि मैंने ना रेस लगाई टुवर्ड ईस्ट, मैंने घुसा मारा टुवर्ड्स ईस्ट। इसमें क्या कर रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे रहा है। मैंने कहा 5 न्यूटन का मैंने घुसा मारा इधर दीवार पे, किधर, नॉर्थ वाली दीवार पे, डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ। इसमें डायरेक्शन भी दे रहा है और मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। जो क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे और वेक्टर लॉ को भी फॉलो करे वो कहलाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी को ये बताता हूँ मैं आपको कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी, कैसे कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी है, कैसे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताऊंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें पता है, ये देखिए
हम जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में यही आता है, यही सीधे सीधा आता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये चीज़ चार डायरेक्शंस हमें दिमाग में आते हैं। अच्छा, बच्चों को कन्फ्यूजन इसमें भी होती है कि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, वेस्ट नॉर्थ क्या होता है, साउथ वेस्ट क्या होता है, ईस्ट साउथ क्या होता है। तो जो भी इसमें लाई करता है इसमें वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ होता है। जो इसमें लाई करता है वो नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ होता है। जो इसमें लाई करता है वो साउथ वेस्ट होता है या फिर वेस्ट साउथ होता है। जो इसमें लाई करता है वो ईस्ट साउथ होता है, फिर साउथ ईस्ट होता है। तो ये सीधी सी बात है। वैसे नॉर्थ ईस्ट, हाँ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसा होता है। समझ गए आप? क्लियर है? अब देखिए, अब मैं यही चीज़ उठा रहा हूँ, एक डायरेक्शन, एक ऐसे उठा ले रहा हूँ, जो इतना पार्ट है मैं वो उठा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि दिया है यही वेक्टर है। अब आप समझेंगे। देखिए, इसको बड़ा सा ड्रॉ करते हैं पहले। वेक्टर को बस हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जैसे कि कोई एक चीज़ लिखी हुई है और ये वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन बता रहा है। देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ 25 न्यूटन ईस्ट, तो जो 25 है इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब वेक्टर हो जाएगा ये। समझ रहे हैं बात को आप? इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेक्टर होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? इसका हेड होता है। ये क्या होती है? इसकी टेल होती है। ये इसका हेड होता है और ये इसकी टेल होती है। हेड, टेल। और ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए, हेड टेल हो गया, ये होता है मैग्नीट्यूड। जितनी इसकी लेंथ होती है वो होता है मैग्नीट्यूड। द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज नोन एज मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। वहीं जो ये एरो बना हुआ है, जो ये एरो बना हुआ है, ये चीज़ बनी हुई है, ये वो डायरेक्शन शो करती है। क्या शो करती है? डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है या फिर उस वेक्टर की क्या डायरेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन शो करता है। तो ये होती है वेक्टर। इसको वेक्टर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? 10 टाइप्स के होते हैं वेक्टर। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, 10 टाइप्स के टोटल वेक्टर्स होते हैं। वही मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो वेक्टर को आप मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं कि टाइप्स को पकड़ते हैं। अगर कोई चीज़ इसमें ऐसी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करिएगा, बताऊंगा। बाकी मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं जो आपको समझ में ना आया। वेक्टर और स्केलर आपके क्लियर होगा मैं आई थिंक। और देखिए, आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि जो समझ में ना आया हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसमें, कि वेक्टर की डायरेक्शन अगर ऐसे कर देंगे हम, मतलब अगर इसी को हमने उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या ये वेक्टर नहीं है? नहीं, ये भी है। अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या? ये इधर डायरेक्शन बता रहा है, इसमें ये इधर डायरेक्शन बता रहा है। भाई, हम सीधे सीधे कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, आपने कई जगह देखा होगा कि बैरियर लगे होते हैं, जहाँ पे बैरियर लगे होते हैं उनमें एरो बना होता है बड़ा सा। इधर जाइए आप, ऐसे देखो तो इधर जाइए, तो इधर जाता क्या? इधर आपको क्या डायरेक्शन तो बता रहा है। और यहाँ लिख देता है कि 25 किलोमीटर टू देहरादून। आप इधर जाइए, आपको 25 किलोमीटर बाद देहरादून मिल जाएगा। तो ये आपको क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रहा है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रहा है। हम आपसे कह रहे हैं कि आपको आपने मुझे सर मुझे करणपुर जाना है, मुझे ISBT जाना है, सर मुझे कहीं भी जाना है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, आप एक काम करिए, आप यहाँ से सीधा जाइए 2 किलोमीटर तक, वहाँ पे चौराहा आएगा, वहाँ से आप 3 किलोमीटर राइट ले लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूँ। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। समझ में आ गया होगा फिर आपको। अब हम वेक्टर के टाइप्स पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं वेक्टर? 10 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं देखते हैं।
पहला वेक्टर हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर चलिए मैं समझाता हूँ, पहले टाइप लिख लेते हैं फटाफट। फिर होता है हमारा पैरेलल वेक्टर, एक होता है हमारा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, एक होता है हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल होगा जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, एक होता है हमारा यूनिट वेक्टर, एक होता है हमारा कोलिनियर वेक्टर, एक होता है हमारा जीरो हो गया ना, इक्वल वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, जीरो, यूनिट, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर, एक होता है हमारा पोलर वेक्टर, एक होता है हमारा एक्सियल वेक्टर, और एक होता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। टोटल ये हमारे 10 वेक्टर होते हैं। टोटल हमारे 10 वेक्टर्स के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर। ये टोटल 10 टाइप्स के हमारे वेक्टर होते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? समझ गए होंगे आपकी वेक्टर क्या होता है। अब आपकी वेक्टर के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। क्या बताया मैंने आपको? आपको इधर जाना है, आपको इधर 2 किलोमीटर के बाद आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। इधर से आई में 10 किलोमीटर्स हैं, तो आपको खुशी एकदम अंदर से आएगी ना, एकदम अंदर से खुशी आएगी। आप एकदम मोटिवेट हो जाएंगे कि बस 10 किलोमीटर और हमारी मंजिल ये रहेगी। मैं आपको डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूँ। टीचर्स यही करते हैं भाई, टीचर्स आपके साथ इतना ही कर सकते हैं कि आपको वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। चलना तो आपको खुद ही है, ऐसा थोड़ी ना टीचर आपको गोदी में लेकर जाएगा, नहीं ना। तो टीचर्स का काम यही होता है कि वो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देते हैं। एवरी टीचर, हर एक टीचर आपको ये ज्ञान देगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं। चलिए अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? तो देखिए इक्वल वेक्टर देखते हैं। इक्वल वेक्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर, सपोज करिए आपके पास 2 वेक्टर है। सपोज करिए आपके पास 2 वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है। इक्वल वेक्टर, a vector A and B having same magnitude and same direction is known as equal vector। मतलब अगर ये लेंथ L1 ले लें हम और ये लेंथ L2 ले लें हम, तो L1 is equals to L2 होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा? इक्वल वेक्टर होना चाहिए। दोनों इक्वल वेक्टर मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। L1 is equal to L2। क्लियर? दूसरा हमारा वेक्टर जो है, दूसरा वेक्टर, दूसरा हमारा पैरेलल वेक्टर। डेफिनेशन इसकी चलिए नेक्स्ट के लिए बताएंगे। इसमें लिख दीजिए इक्वल वेक्टर में डेफिनेशन लिख दीजिए, द वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड इज नोन एज इक्वल वेक्टर। क्लियर? अब देखते हैं हम पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर, अच्छा लिखिए पहले 2 वेक्टर्स A and B having same direction is known as
पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। देखिए इसका मैग्नीट्यूड L1 है और इसका मैग्नीट्यूड L2 है। इसका मैग्नीट्यूड L1 है और इसका मैग्नीट्यूड L2 है, और L1 जो है वो छोटा है L2 से, ये L2 इज ग्रेटर देन L1। तो क्या ये पैरेलल वेक्टर होगा? जी हाँ, पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं होगा। इक्वल वेक्टर नहीं होगा, पैरेलल वेक्टर होगा, क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो टू वेक्टर्स A and B having same direction is known as parallel vector। पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया आपको? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये पैरेलल वेक्टर होंगे? सॉरी, ये पैरेलल वेक्टर है और ये पैरेलल वेक्टर है? नहीं, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। अब आप कहेंगे सर ये तो पैरेलल ही है ना, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसमें मैग्नीट्यूड का खेल तो है ही नहीं, इसमें डायरेक्शन का खेल है। तो मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है कोई बात नहीं, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पैरेलल वेक्टर। आप पढ़ते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो टू वेक्टर्स A and B हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो जो दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर हमारा ये और एक वेक्टर हमारा ये दोनों पैरेलल है बट एंटी है, मतलब एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है। देखिए समझिए, ये देखिए ये इनकी डायरेक्शंस बता रहा है, ये जो है इनकी डायरेक्शंस बता रहा है। ये अभी ये पैरेलल है, अभी देखिए अभी ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब ये क्या हो गया? अब ये एंटी पैरेलल हो गया। अब ये देखिए, अब ये बता रहा है इधर की डायरेक्शन और ये बता रहा है इधर की डायरेक्शन, तो ये क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। और यहीं पे अगर से मैं घुमा दिया तो ये क्या हो गया? पैरेलल वेक्टर हो गया। क्या हो गया? पैरेलल वेक्टर हो गया। और ये क्या हो गया? एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। तो आप समझ गए ना कि क्या होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, क्या होते हैं पैरेलल। इक्वल वेक्टर, तीनों का मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, आपको बताना कौन कौन से पैरेलल वेक्टर हैं। ये L1 L2, L1 इज इक्वल्स टू L2, और एक हमारा ये है A B और ये C, ये तीन है हमारे। तो इनमें से हमारा ये जो है ये हो जाएगा हमारा इक्वल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। ये हो जाएगा हमारा एंटी पैरेलल, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है। सॉरी हाँ, इनकी जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है बट पैरेलल है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? पैरेलल वेक्टर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये सीधे सीधे जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अपोजिट एंटी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक सीधा चल रहा है तो एक उल्टा चलेगा, एक सीधा चल रहा है तो एक उल्टा चलेगा। समझ गया? तो क्या होते हैं पैरेलल और क्या होते हैं एंटी पैरेलल। अब चलते हैं हम अलग, ये जो अगला है हमारा उस वाले वेक्टर पे, जीरो वेक्टर पे। जीरो वेक्टर क्योंकि क्या होता है जीरो वेक्टर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जीरो वेक्टर? चलिए पढ़ते हैं। जीरो वेक्टर तीन हो गए थे हमारे, चौथा है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो होता है जिसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड है ना तो कोई डायरेक्शन हो। जीरो, इसकी ना तो कोई मैग्नीट्यूड हो और ना तो कोई डायरेक्शन है। तो अ वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर ऐसे लिख दीजिए, अ वेक्टर नॉट हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
इसको लिखिए ऐसे, वेक्टर्स और having any डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो वेक्टर जिनके पास ना तो कोई डायरेक्शन हो ना ही कोई मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाता है? हमारा जीरो वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरो वेक्टर। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे देखिए एक प्रॉपर्टी देखिए कि अगर हम कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर हमारा ए है और उसको हम जीरो वेक्टर से मतलब ऐड करते हैं, सम करते हैं जीरो वेक्टर का, तो जो वेक्टर होता है हमें वही मिलता है। एक प्रॉपर्टी तो हमारी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? अगर हमारा कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई वेक्टर है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वेक्टर के साथ, तो हमें क्या मिलता है? रिजल्ट जीरो वेक्टर मिलता है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? जीरो वेक्टर। तो हमें क्या मिलता है? जीरो वेक्टर मिलता है। क्लियर है जीरो वेक्टर? चलिए अब आज अभी हमने आपको चार वेक्टर पढ़ा दिए। कौन कौन से वेक्टर पढ़ा दिए? पहला वेक्टर हमारा कौन सा था? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या था? हमारे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम थे। अब आप कहेंगे सर क्या ये इक्वल वेक्टर है? क्योंकि सर इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट बेटा डायरेक्शन अलग है ना, इसकी डायरेक्शन अलग है। ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन इधर है और ये डायरेक्शन इधर है, दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट चल रहे हैं, दोनों अपोजिट चल रहे हैं। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हमारा इक्वल वेक्टर नहीं होगा। तो ये हमारा इक्वल वेक्टर नहीं होगा। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, वो इक्वल वेक्टर। फिर आता है हमारा पैरेलल वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनके मैग्नीट्यूड से हमें लेना देना है नहीं कुछ। जैसे ये हो गया और एक हमारा वेक्टर ये हो गया, इनके देखिए मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये L1 और ये L2 है, L1 इज ग्रेटर देन L2, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट इनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये कहलाएंगे हमारे पैरेलल वेक्टर। वहीं एक वेक्टर हमारा ये है और एक वेक्टर हमारा ये है, ये है और एक वेक्टर हमारा ये है। इसमें भी मैटर नहीं करता ये हमारे मैग्नीट्यूड क्या है, मैटर ये करता है इसमें डायरेक्शन क्या है। तो एक डायरेक्शन सीधी इधर, एक डायरेक्शन सीधी इधर, तो ये एंटी डायरेक्शन है। जिससे आप क्या होता होगा कि आप अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो आप दोनों में से कोई एक एंटी पैरेलल होता है, मतलब आप एक दूसरे के विपरीत जरूर चलते हैं। बहुत ही कम रेयर केस होता है जब दोनों भाई साथ में चले, मतलब बचपन में बोल रहा हूँ, बचपन में एक भाई अगर ज़्यादा खेलता है तो एक भाई ज़्यादा पढ़ता है, ऐसा सीन होता है। तो क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। तो वही होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया? फिर हम बताते हैं, सॉरी बीच में ऑफ हो गया था कैमरा। मैं क्या बता रहा था आपको? एंटी पैरेलल बता दिया था कि एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में, वो होते हैं हमारे एंटी पैरेलल, जिनमें डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। इसमें डायरेक्शन क्या होती है? एंटी होती है। एंटी पैरेलल वेक्टर वही होते हैं जिनमें डायरेक्शंस अपोजिट होती है। फिर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब कुछ नहीं, नल, जिसकी ना तो कोई मैग्नीट्यूड ना ही कोई डायरेक्शन। जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका कोई ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है और ना ही कोई डायरेक्शन होती है। सिंपली इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? जब कोई वेक्टर है, जबकि नॉन जीरो वेक्टर जीरो से सम करते हैं, जीरो वेक्टर से सम करते हैं, तब वो हमें सीधे सीधे वही वेक्टर मिलता है जो वेक्टर होता है, जो नॉन जीरो होता है। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं इसका, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो वेक्टर मिलता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। आज हम जीरो वेक्टर तक ही पढ़ाते हैं, बाकी के 6 वेक्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अभी टाइम भी काफ़ी कम है हमारे पास, अगली क्लास भी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, अच्छे से ध्यान रखिए, अपना तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।